मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के जो इतिहास में आता है, उसके दूसरे खंड के तहत आपको आगे की लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं ये तेजी से आपको प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको पूरी चैप्टर ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, नहीं तो मुझे तीसरा खंड इसका देना पड़ेगा। आइए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था और 1922 तक चला था। असहयोग नाम में ही इसकी अर्थ छिपा हुआ, असहयोग, कि हम सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज कहाँ के थे? बाहर के थे, यूरोप के थे। उन्होंने आया उपनिवेश के रूप में यहां पर भारत में अपना अपना प्रवेश फैलाया। पहले तो व्यापारी के रूप में आए थे, तो जब तक भारतीय लोग उसको सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो यहां पर उसने कैसे अपना आस्खाप जमाया। तो महात्मा गांधी आने के बाद उन्होंने कहा कि यदि हम इसको असहयोग आंदोलन के तहत असहयोग की नीति अपनावे तो उस स्थिति में अंग्रेज भारत छोड़ देगा। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। किनके नेतृत्व में? याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और यह प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, ऑल इंडिया लेवल पर। इसके पहले चंपारण सत्याग्रह या खेरा सत्याग्रह या जो भी हो, वो आपका क्षेत्रीय स्तर पर था। तो इस आंदोलन में अंग्रेज सरकार को नैतिक रूप से पराजित करना उद्देश्य था, कमजोर करना उद्देश्य था, और बिना हिंसा किए हुए। यह भी ध्यान रखेंगे कि हिंसा का कोई इसमें स्थान नहीं था। अब चले इसके तहत कौन सी बातें थी? तो इसके तहत ये बातें थी कि अवैतनिक पद को छोड़ देना है। जिसमें वेतन नहीं मिलता है तो वो अंग्रेज के अंदर वो काम नहीं करना। उपाधि अंग्रेज जो दिए हैं उसको अंत कर देना है, उसको लेने से इनकार कर देना। मिला हुआ है तो उसको वापस लौटा देना है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेज जो अंग्रेज के तहत चलते थे उसका बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है। अब विधान परिषद का चुनाव जो उस समय अंग्रेज के अधीन होता था उसका भी बहिष्कार करना है। दूसरा जो था, ये तो पहला आपका हुआ, और दूसरा था कि रचनात्मक कार्यों के तहत हम अंग्रेज का असहयोग करेंगे। तो उसमें न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज की स्थापना करना, और उसी में अपना भारत के छात्र पढ़ेंगे। अंग्रेज इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में नहीं पढ़ना है और अंग्रेज द्वारा स्थापित स्कूल में नहीं पढ़ना है। स्वदेशी अपनाना, स्वदेशी वस्त्र उस्त्र और चरखा खादी का प्रयोग को लोकप्रिय बनाना, जो महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि इस तरह से हम लॉन्ग टर्म अंग्रेज के साथ असहयोग करेंगे। असहयोग करेंगे तो अपने भाग जाएगा। आंदोलन का अब आरंभ का प्रभाव क्या हुआ? तो आंदोलन का जब आरंभ हुआ तो स्वाभाविक धीरे धीरे ये ख्याति फैलने लगी। तो राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थान धराधर स्थापित होने लगे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े वकील वकालत छोड़ करके और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन इसी समय आंदोलन जब बढ़ने लगा, ये ऑल इंडिया में फैलने लगा, तो अचानक दुर्भाग्य से 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड, उस समय ये आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता, इसमें बलिया जिला में पड़ता था, और अभी भी ये बलिया जिला में है। आपको उसमें संभवतः हो सकता है गोरखपुर जिला में पड़ता होगा। तो चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा स्थान का नाम है। नहीं याद रहेगा तो मैं आपको एक याद करने का तरीका बतलाता हूं। चौरी चौरा कांड याद रखिएगा। बिहार में चौरी कहा जाता है लड़की को और चौरा कहा जाता है लड़का को। इसके बीच यदि इलू उलू होता है तो गांव में कहता है चौरी चौरा कांड हो गया। तो आप फिर ध्यान रखिएगा, ये इसमें आपको फंसना नहीं है, आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुई थी, और इसमें 22 पुलिसकर्मी को उग्र किसान भीड़ ने मार दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी आहत हुए, क्योंकि उनका कहना था कि आपको आंदोलन में सत्य और अहिंसा का पालन करना, अहिंसा का पालन। चूंकि अहिंसा की नीति का उल्लंघन हुआ तो महात्मा गांधी इससे उनका मन व्यथित हुआ, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। लाख उनको समझाए, बहुत सारे नेता समझाए कि नहीं गांधी जी चलने दीजिए, ये सफल आंदोलन है। लेकिन गांधी जी अपने नीति, अपने सोच के उस पर अडिग थे। उन्होंने इसको वापस ले लिया। मार्च 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया।
अब हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 में जो एक्ट आया था, एक्ट कहते हैं कि कानून जो बनता है, तो 1900 एक्ट में भारत सरकार अधिनियम आया था। उसमें ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि हर 10 वर्ष पर 10 ईयर्स के बाद हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि क्या क्या सुधार हुआ। लेकिन इसमें आपको इंडियन, इसका नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन, ये 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया गया, जिसका नाम आपको साइमन कमीशन पड़ा। ये 7 सदस्यीय था और इसका काम था कि 1919 में जो अधिनियम आया था उसमें क्या क्या सुधार हुई थी। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख दिक्कत ये थी कि ये इसमें 7 सदस्यीय था, इसमें 7 मेंबर्स थे, सभी के सभी विदेशी थे। अब आप ही बतलाइए कि भारत में स्वशासन संबंधी बात पर विचार के लिए उस पर समिति बनाया जाए और उसमें एक भी भारतीय नहीं हो, ये कहां तक आपका उचित था। तो जैसे मान लीजिए हम लड़कियों की समस्या के बारे में कोई समिति बनाए और उसमें सारे पुरुष सदस्य हो, तो ये कैसा समिति बना, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। परिणाम हुआ कि 3 फरवरी 1928, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन कितने सदस्यीय थे? 7 सदस्यीय, भूलना मत, नहीं तो कान के नीचे 10 लगाऊंगा, गिनूंगा 1। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और इसमें तब साइमन वापस, और ये इसी में आपको ध्यान रखिएगा कि इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी भी पड़ी थी लाहौर में, जहां पर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी बाद में हुई थी। अब हम लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ कि साइमन कमीशन का जब बहिष्कार का समय हुआ तो उसमें भारत का सचिव था, उसका नाम था लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बिरकेनहेड ने कहा कि भारत को पोक करने के लिए, भारत को क्रोधित करने के लिए उसने भारतीयों को चैलेंज दिया कि यदि तुम्हारे पास है तो तुम ऐसा संविधान बनाओ जो सभी दलों के लिए मान्य हो। वो जानता था सभी दल भारत में एक टेबल पर आ ही नहीं सकते हैं और सर्वमान्य कोई संविधान बन नहीं सकता। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको चुनौती के रूप में लिया गया और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया गया जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा गया, जिसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था। हालांकि कांग्रेस के सब वर्ग असंतुष्ट नहीं था तो ये उतना सफल नहीं हो पाया। अब आइए पूर्ण स्वराज की मांग। फिर महात्मा गांधी को इन्होंने दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में बुलवाया और उसमें जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अध्यक्ष बनवाया और 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि, याद रखिएगा डेट, 31 दिसंबर 1929 को। और पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई थी ये भी याद रखिएगा, बराबर पूछता है, अनगिनत बार पूछेगा आपको। तो ये 1929 में की गई थी और रावी तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। लाहौर के बगल से रावी तट पर ही लाहौर बसा हुआ है और यह घोषणा किया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को अंग्रेज के विरोध में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और संजोग ऐसा था जब भारत बाद में जाकर के 15 अगस्त को आजाद हो गया तो इसी दिन को ख्याति देने के लिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी समय अब गांधी जी फिर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए और उन्होंने दांडी यात्रा की अब शुरुआत की। दांडी यात्रा की शुरुआत, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अध्ययन करते हैं, तो ये दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। याद रखेंगे अब कब शुरुआत हुई थी, 12 मार्च 1930 को, कंपटीशन में भी पूछता है। और ये समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था और ये ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की गई थी। ये 24 दिन की पद यात्रा, पैदल यात्रा उन्होंने किया था। हालांकि बीच की दूरी कितनी है, चूंकि ये साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक यात्रा की गई थी, लेकिन इसके बीच की दूरी में किताब में थोड़ा डिफर होता है। आपके पुस्तक में 10वें के जो पाठ्य पुस्तक में 250 किलोमीटर लिखा हुआ, डेटा में अंतर होता है, लेकिन कुछ किताब में 358 किलोमीटर दिया हुआ और कुछ पुस्तक में 385 किलोमीटर दिया हुआ। हम लोग इस उधेड़बुन में न पढ़ेंगे, आपके पुस्तक में जो दिया हुआ वो मैंने आपको उल्लेख कर दिया। तो 6 अप्रैल को जब दांडी समुद्र तट पर गांधी जी पहुंचे तो उन्होंने पानी से इसमें समुद्र तट से नमक उठा करके और नमक कानून तोड़ने का इन्होंने घोषणा की। और ये बहुत बड़ी अंग्रेज के विरोध में किया गया एक महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कुछ ऐसी बातें थी, सविनय मन हम आपका विनय पूर्वक अवज्ञा करते हैं। और तब क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी नमक कर तोड़ो आंदोलन किए तो अब जगह जगह मान लीजिए शुरू हो गया। और इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत छात्र जो थे स्कूल और कॉलेज का, उनको बहिष्कार करने की कहा गया।
कपड़े को बहिष्कार करने के लिए कहा गया, सरकार को कोई कर न देना है इसके लिए कहा गया, और फिर शराब की दुकान पर धरना देने के लिए कहा गया। वकील जो थे उनको कहा गया भाई अदालत यदि आप छोड़ सकते हैं तो छोड़े। सरकारी कर्मचारी को पदत्याग करने के लिए कहा गया। घर में लोगों को यह कहा गया कि आप चरखा चलाइए, सूत बनाइए, सत्य और अहिंसा पर ध्यान देने के साथ। तो नमक का सत्याग्रह धीरे धीरे भारत में फैलने लगा। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के प्रभाव से तंजौर पर सी राजगोपालाचारी, तंजौर के समुद्री तट पर, इन्होंने तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम तक इसमें नमक कर तोड़ो के लिए उन्होंने भी पदयात्रा की थी। मालाबार में के कलप्पन ने पोथानूर में नमक करतोरो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी में आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, याद रखेंगे किनको, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये सामाजिक और नैतिक सुधारों के लिए और पठानों में राजनीतिक चेतना लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। इनको बादशाह खान भी कहा जाता है और सीमांत गांधी तो आपको पूर्व में ही बतलाया। इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, याद रखेंगे, भूलना मत, मैं मारूंगा 10 गिनूंगा, एक खुदाई खिदमतगार संगठन। और इन्होंने एक लाल कुर्ती नाम का एक संगठन भी बनाया था। तो लाल कुर्ती याद रखिएगा, लाल कुर्ती किसने बनाया था? तो लाल कुर्ती ये बनाए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद बंगाल में चौकीदार और यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलने लगा। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्र का शक्तिशाली आंदोलन चलने लगा। मणिपुर और नागालैंड में एक रानी गोडिनल्लू के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ गया। याद रखिएगा, मणिपुर और नागालैंड में, यह आपको कंपटीशन में ऊंचे स्तर में पूछता है। अब ये आंदोलन धीरे धीरे बिहार तक भी फैलने लगा। अब बिहार में क्या हुआ? हालांकि बिहार तो जानते हैं कि बिहार में तो समुद्र तट था नहीं, तो उस स्थिति में बिहार में क्या हुआ कि सीवान जिले में चौकीदार कर का विरोध आंदोलन शुरू हो गया। गंगा प्रसाद राय ने इसको आंदोलन को बढ़ाया। धीरे धीरे आपका यह आंदोलन बाढ़, मोकामा, बरहिया, बेगूसराय, भागलपुर, गया में भी फैल गया। छपरा जेल में कैदी विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिए, कहे हम नहीं पहनेंगे। पटना जिले की स्त्रियां ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू किया। इसमें श्रीमती हसन इमाम थी और उन्होंने नेतृत्व किया, और बाद में विंध्यावासिनी देवी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर का विरोध किया था। तो इन सबको भी आप याद रखेंगे, खास करके आगे जाकर कंपटीशन पूछेगा। इसे 10th में भी इसकी संभावना कम है, लेकिन मैं आपको 10th के स्तर पर ही बतला रहा हूं। अब आइए गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुई थी। याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। पैक्ट कहते हैं संधि। तो इसमें गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अंग्रेज पर दबाव पड़ने लगा, तो इसके तहत अब झुके। तब गांधी जी को मनाया गया, जब आप अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लीजिए और आइए हम लोग के साथ बैठ करके विचार विमर्श कीजिए। तब तीनों गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो गांधी जी प्रथम और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लिए, लेकिन दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जो कि लंदन में हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो गांधी जी मांग रखे थे उसको नहीं माना गया, इसलिए इसमें समझौता नहीं बन पाया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, यह आपको डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक में पूछा जा सकता है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में अब सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। अब इसमें महिला, मजदूर, शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन और सामान्य वर्ग के लोग अब इसमें शामिल हो गए। समाज के विभिन्न वर्ग का अब राजनीतिकरण हो गया। अब वो राजनीति में हिस्सा लेने लगे। महिला अब प्रभावी भूमिका निभाने लगी। आर्थिक बहिष्कार के कारण ब्रिटिश बुरी तरह से टूट गए थे अंदर से, और संगठन में अब नए नए तरीके शामिल होने लगे। वानर सेना आने लगी, मंजरी सेना आने लगी, प्रभात फेरी का आयोजन किया जाने लगा। ये सब एक नया था राष्ट्रीय आंदोलन में, एक नई तत्व और प्रवृत्ति को उभरते हुए पाया गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, यह भी आपको वर्णनात्मक में पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम ये लाया, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। अब ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को समानता के आधार पर बातचीत करना शुरू की। इसके बाद किसान
आंदोलन भी शुरू होने लगा। किसान भी राष्ट्रीय आंदोलन से ऐसा नहीं था जो अप्रभावित था। 19वीं शताब्दी में अकाल के कारण क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। अकाल आपको 1876-78 में आया, 1896-97 के बीच आया, 1899-1900 के बीच भयंकर अकाल हुआ था। अब अकाल में कर्ज यदि मांगिएगा तो कहां से किसान देगा, इसके लिए संभव नहीं था। लेकिन अंग्रेज कर लेने पर तुला हुआ था। तब किसान आंदोलन की ओर आए। तो अलग जब जब किसान आंदोलन की मांग करते थे तो टेनेंसी एक्ट बनता था, वो आपको कृषि से संबंधित। लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने किसान को राजनीतिक आंदोलन में जोड़ने के लिए बड़ा कोशिश की है। और महात्मा गांधी ने ये एक माहिर चाल उन्होंने चला, जो किसान छात्र महिलाएं ये सब यदि शामिल होने लगेंगे, मध्यम वर्ग, तो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा। अब आइए, चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने शुरू किया था। चंपारण आंदोलन ये 1970 में 17 नहीं, क्षमा चाहता हूं, 1917 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। इसमें ऐसा था कि चंपारण आंदोलन का मूल जो केंद्रीय तत्व था कि नीलहो पर अत्याचार किया जाता था। वहां पर 1 बीघे में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। यह अंग्रेज थोपते थे। यदि आप नहीं करते तो कई तरह का दंड मिलता था, कई तरह को उनको परेशानी होती थी। तो नीलों पर 1900 इसमें कि और जिस 3 कट्ठा में वो नील उपजाते थे उसके कारण वो भूमि अनुर्वर हो जाती थी, भूमि अनुत्पादक हो जाती थी। परिणाम हुआ कि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसके बारे में बतलाया। तो 1917 में महात्मा गांधी आए। इन्होंने जब प्रवेश किए तो इन पर अंग्रेज जो है, स्वाभाविक है कि इन पर कमर कसना शुरू किया। महात्मा गांधी को डराया धमकाया, लेकिन महात्मा गांधी कहां डरने वाले। तो महात्मा गांधी जब यहां पहुंचे तो उन्होंने चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया। एग्रेरियन मीन्स होता है कृषि से संबंधित। और जब धीरे धीरे देखा जी आंदोलन बढ़ने लगा अंग्रेज, तो उन्होंने ही कमेटी बनाने की बात कही। इसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया और कहा गया कि इसमें लगान की दर में कमी की जाए, जो आया। और कहा गया जी ये आपका नील की खेती ये सही नहीं है, और जो अवैध वसूली की गई थी किसान से उसमें 25% लौटाया जाए। और चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में एक कानून पारित किया गया। और इस आंदोलन में चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी का प्रथम भारत में आने के बाद किया गया आंदोलन था, इसमें राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और धरणीधर प्रसाद का इनका साथ मिला था। अगला आंदोलन के बारे में जानिए, खेरा आंदोलन। खेरा गुजरात जिला में पड़ता है। ऐसा हुआ कि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ फसल को नुकसान हुआ था। तो लगान स्वाभाविक है, कर नहीं दे पाता किसान, लेकिन माफी के लिए अंग्रेज तैयार नहीं था। कहा नहीं, हम तो कर लेबे करेंगे। तो इसका विरोध शुरू हो गया। तो गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 1 महीना तक आपको जारी रहा। 1 महीना तक जारी रहा तो स्वाभाविक है जब अंग्रेज पर दबाव आने लगा। और इसी बीच ऐसा हुआ जब रबी का फिर अच्छा फसल हुआ और गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव के कारण ये भी, लेकिन गांधी जी की लोकप्रियता इसमें काफी बढ़ी। अब हम लोग देखते हैं अगला, मोपला विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह, इसमें आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि ये केरल राज्य में मालाबार तट है, वहां पर किसान का विद्रोह था। इसको ही मोपला विद्रोह कहते हैं। मोपला में क्या था कि स्थानीय पट्टेदार और खेतीहर थे मोपला, और ये मूलतः मुस्लिम थे। और जबकि जमींदार थे वो नंबूदरी और नायर जमींदार थे, ये उच्च जाति के हिंदू थे। तो अन्य भूस्वामी के तहत इनको भी सरकार का संरक्षण प्राप्त था। और इसमें तो 19वीं शताब्दी में मोपला किसान लगान के बोझ बढ़ जाने से परेशान हो गया, और उसने असंतोष के कारण किसान और जमींदार के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। और इसमें हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया गया। इसके कारण यह सांप्रदायिक दंगा में बदल गया। और तब क्या हुआ कि आपको जानते हैं कि 1920 के दौरान खिलाफत आंदोलन भी आपको चल रहा था। तो इसी मोपला विद्रोही उत्साहित होकर के अली मुसालियार क्षमा चाहूंगा कि अली मुसालियार को अपना नेता घोषित कर दिया।
और सरकारी संस्था पर हमला आरंभ शुरू कर दिया। अब सरकार मपला को दबाने के लिए तब सरकार ने अपना सेना को लगाया और कहा जाता है कि सेना ने निर्ममता पूर्वक 10,000 से अधिक विद्रोही को मार दिया और 50,000 से अधिक मपला को कैद कर लिया गया और इस तरह से इस मपला विद्रोह को दबा दिया गया। अब एक और हम लोग अब कुछ और भी आंदोलन बचा है और मैं आपको इस दूसरे अंश में भी इस पूरे चैप्टर को समाप्त नहीं कर पाया। बहुत जल्दी मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा अंक मुझे लाना ही होगा, जिसमें बारदोली सत्याग्रह, किसान सभा का गठन, इन सब के बारे में बतलाऊंगा, कांग्रेस का गठन, इन सब के बारे में आपको बतलाना है, आरएसएस का गठन, ये सब चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुस्लिम लीग का गठन, इसके बिना जाने हुए ये चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए मुझे तीसरा अंक लाना ही है। और मैं सुनील जी आपसे पुनः विदा ले रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक यदि आपने नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा मैं तेजी बोला हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं बहुत जल्दी आपको इसके तीसरे अंक लेकर के मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।